नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी, मैडम मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ। गीता ने मुझसे पूछा। गीता के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करवाने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। गीता की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि गीता के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। गीता नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब गीता छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने गीता के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव पखराई के समय मनोज के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1,000 का नोट गीता की माँ को पकड़ा दिया। मनोज का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। गीता के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान की नहीं लिया था। गीता के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। गीता की सहेलियां गीता के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में गीता ससुराल चली गई। गीता अपने सुंदर पति को देख कर उससे बात करने को आकुल हुई जा रही थी, पर मनोज उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंच कर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। गीता अपनी सास, ननद व जेठानी से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच मनोज ने भी गीता से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिर कर पूरा काफिला लौट आया। गीता की सास ने वहीं से गीता के पिता को फोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार गीता को मायके ले जाएं। जैसे ही एक लोग लौटे, गीता के पिता आकर गीता को ले गए। गीता कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए गीता शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। गीता 4 माह मायके रही। उसकी सास और ननद के लंबे लंबे फोन आते। उन्हीं के साथ मनोज एकाध बात कर लेता। 4 महीने बाद मनोज के साथ सास ननद आई और खूब लाड जताकर गीता को दोबारा विदा कर ले गई। ननद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार मनोज के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर गीता अपनी ननद के साथ सोती थी। वह मनोज अलग पलंग पर सोता था। मनोज को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो गीता उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास ननद ने गीता को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। मनोज का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब गीता प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने गीता का हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर का तो भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें मनोज नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। गीता किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा, गीता से ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। गीता सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व ननद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन गीता ने चुपके से पिता को फोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे गीता को मायके ले आए। गीता ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ।
चूँकि यह ऐसी बात थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। एक माह बाद सास ननद मनोज को लेकर गीता को लेने आई तो गीता की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। गीता की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यहीं डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास ननद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। गीता के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि मनोज की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। गीता के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था ताकि प्रमोद गीता के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर गीता को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए गीता का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने गीता से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से गीता के केस पर सोच विचार किया। गीता का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होती है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह गीता में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? इसलिए गीता को तलाक तो दिलवाना है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। हिंदू विवाह अधिनियम में इसका प्रावधान भी है। दोनों पक्षकार हिंदू हैं और विवाह भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन गीता, उसकी माँ व भाभी आई तो मैं उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में मनोज की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले गीता की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन गीता का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहें और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिदावा गीता की सास ननद को मिला तो वे बहुत बौखलाई। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसलिए परिचित कराया गया था ताकि गीता उससे गर्भवती हो जाए तो मनोज की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया था कि मनोज की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब गीता की सास ननद थक गई तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। गीता के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्चा व अदालत का खर्च उनसे गीता को दिलवाकर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा लिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। गीता को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए थे, इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 महीने बाद में कार्यालय में बैठी थी, तभी गीता एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने कहा कि हिंदू संस्कार में स्त्री एक बार ही लग्न वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। गीता मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं
सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर या कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी गीता की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता, वह उत्तर न दे पाती तो मनोज को उसके दुराचारी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास नंद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।